नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट 2021 हेतु मनोविज्ञान का मेगा टेस्ट नंबर 32 हल करेंगे। आज का ये थर्ड टेस्ट है। थर्ड टेस्ट कैसे है? 6 बजे आपके हिंदी का टेस्ट अपलोड हो गया था। 8 बजे आपके पर्यावरण का टेस्ट मतलब जो EVS का टेस्ट है वो अपलोड कर दिया गया था। और मैंने दोनों टेस्टों में कहा था कि 9 से 9:30 के बीच में आपके साइकोलॉजी का टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये वीडियो भी 9 से 9:30 के बीच में आ चुका है। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, बहुत ही शानदार 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो 5 सितंबर है साथियों, कलाम एकेडमी के द्वारा भी एक पेपर आयोजित करवाया जा रहा है। तो अच्छा, पिछला पेपर भी बहुत ही बढ़िया बनाया था उन लोगों ने, और ये पेपर जहाँ तक मानता हूँ ये भी अच्छा पेपर बनेगा। तो निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो वो शाम तक आ जाएगा वो वीडियो, जो कलाम एकेडमी का जो पेपर है उसका देखिएगा। PDF अगर आपके पास अच्छी वाली प्रोवाइड हो जाए तो आप मेरे पास भेज दीजिएगा, ताकि अच्छी PDF में सभी को स्पष्ट रूप से दिख सके और स्पष्ट रूप से उस चीज़ को समझ सके। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके इस टेस्ट का। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति यहाँ पर काम में ली जा रही है? प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन, प्रतिक्रिया, निर्माण। देखिए, बालक को किससे दंड मिल रहा है? एक बार तो माता से, किसी बात पर दंडित किया गया माता के द्वारा किसी बालक को। तो बालक अपना क्रोध जो उसको आया है दंड मिलने पर, वो क्रोध किस पर निकाल रहा है? खिलौनों पर या छोटे भाई बहनों पर। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जब हम किसी कमज़ोर पर, स्वयं से कमज़ोर पर अपना क्रोध निकालते हैं तो फिर हम उसको प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। प्रक्षेपण में जो खुद की कमियां हैं, जो खुद के जो दोष है, उनको दूसरों के ऊपर आरोपित किया जाता है, ठीक है। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न 1 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न, जैविक अभिप्रेरक वो है जो पर्यावरण से अर्जित किए जाते हों, सामाजिक मांग से उत्तेजित अवस्था है, शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है, और इनमें से सभी। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही है? जैविक का मतलब होता है वह अभिप्रेरक जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जैविक अभिप्रेरक। तो ये पर्यावरण से अर्जित किए जाते हैं, गलत है। सामाजिक मांग से उत्तेजित अवस्था है, ये भी गलत है। थर्ड विकल्प आपके सही है। शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में जो उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है उसको ही जैविक अभिप्रेरक के नाम से जाना जाता है। मतलब आंतरिक चीज़ें होती है, जैसे भूख लगना, ठीक है। तो भूख क्या है? जैविक है, क्योंकि प्यास है, भूख है, नींद है, ये चीज़ें जैविक होती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, वह तर्कना जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, आगमनात्मक तर्कना कहलाती है, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना, और सादृश्यवादी तर्कना। देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में आंसर बताना है। अधिकतर प्रश्न जो है वो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रिवीजन के रूप में आप पूरा ही टेस्ट करके जाइएगा, या फिर बहुत से लोगों ने तो नहीं पढ़ रखे होंगे, उनके लिए तो ये बेस्ट से भी बेस्ट है साथियों। देखिएगा, जिस तर्कना में, तर्कना का नया टॉपिक आपके जुड़ा है, उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए, उपमा के आधार पर मतलब जिसमें तुलना की जाती है और फिर तर्क वितर्क करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो उसको सादृश्यवादी तर्कना कहेंगे। आलोचनात्मक तर्कना में मैंने बता रखा है, गुण दोष को देखते हैं। आगमनात्मक तर्कना में खुद के तथ्यों को भी ऐड कर दिया जाता है। निगमनात्मक में दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका 4 सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टॉफी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत।
देखिएगा, प्रश्न किससे पूछ रहे हैं हम? बच्चों से। उत्तर वो दे रहे हैं सही, हम उनको चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह कुछ दे रहे हैं, तो फिर उनको वो टॉफ़ी या चॉकलेट पुनर्बलन का कार्य कर रहा है साथियों। ठीक है, तो पुनर्बलन देने का कार्य किसमें किया जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसमें किया जाती है ये चीज़ें। तो सेकंड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उसे पुनर्बलित न किया जाए? प्रेक्षणात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम, वाचिक अधिगम। तो हम नए व्यवहार को तो सीख रहे हैं, लेकिन उसे क्या नहीं कर रहे हैं साथियों? व्यक्त नहीं कर रहे हैं। कब तक व्यक्त नहीं कर रहे? जबकि पुनर्बलित उस व्यवहार को हम नहीं करेंगे, तो उसको अव्यक्त अधिगम के नाम से जाना जाता है। टोलमैन का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। समूह अ और समूह बी, दो प्रकार के अलग अलग समूहों में इन्होंने चूहों को बांटा था। पहले समूह को इन्होंने पुनर्बलित कर दिया, तो इन्होंने अपने अधिगम को व्यक्त कर दिया था। दूसरे समूह वाले चूहों को पुनर्बलित नहीं किया, तो इन्होंने अपने अधिगम को व्यक्त नहीं किया था। जब इसको भी पुनर्बलित किया गया समूह बी को, तो इन्होंने भी अपना अधिगम व्यक्त कर दिया। तो यही अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत है। विकल्प 3 सही है 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उनकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है। वाचिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, कर्मिक अधिगम और इनमें से सभी। तो कोई भी अनुक्रिया है, यदि हम उनको एक श्रृंखला में, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम जिसको कह सकते हैं, उनकी प्रस्तुति के निश्चित क्रम में यदि आप सीखते हो, तो वो शाब्दिक या वाचिक अधिगम नहीं कहलाता है, बल्कि उसको कर्मिक अधिगम कहेंगे साथियों। कर्मिक मतलब एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित श्रृंखला में। थर्ड विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। विभेदन, सामान्यीकरण, विलोपन और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो साथियों, प्राचीन अनुबंधन जो कि किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा। इसमें इन्होंने बताया था कि जो एक विश्राम अवधि के बाद अनुबंधित अनुक्रिया का पुनः प्रकटीकरण, मतलब जब विलोपन हो जाता है और उसके बाद में वापस अनुबंधित अनुक्रिया यदि हो जाए, तो फिर उसको हम कहेंगे स्वतः पुनः प्राप्ति। विलोपन में तो क्या होता है साथियों? अनुबंधन का विलोप हो जाता है। विभेदन में उद्दीपकों के मध्य विभेद करना सीखा जाता है और सामान्यीकरण में उद्दीपकों का सामान्यीकरण किया जाता है, मतलब समान उद्दीपकों के प्रति समान क्रिया की जाती है। तो फोर्थ विकल्प यहाँ 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें नवजात शिशु शारीरिक और पेशी क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन कर संसार की एक समझ विकसित करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखो, जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, उसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, और उसमें से जो प्रथम अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष चलती है साथियों। इसमें जो नवजात शिशु होता है वो शारीरिक और पेशी क्रियाओं के साथ जो संवेदी अनुभवों का है वो संयोजन कर संसार की समझ को विकसित करता है। विकल्प 1 सही है, मतलब वो जो ज्ञान ग्रहण करता है वो संवेदनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। विकल्प 1 बिल्कुल सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसमें बालक दूसरों का प्रेक्षण व अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, मॉडलिंग कहलाती है, संवेग है या मूल प्रवृत्ति है? तो देखो, प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर का चुनाव करो। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम पहली चीज तो किसके द्वारा दी गई है साथियों? बंडूरा के द्वारा। इसमें क्या होता है? बालक दूसरों का प्रेक्षण, मतलब उनका अवलोकन करके और उनका अनुकरण करके सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार यदि सीख रहा है, तो फिर इसको बंडूरा ने क्या नाम दिया है? मॉडलिंग नाम दिया है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रायड का मत था कि स्वप्न का उद्देश्य है इच्छाओं की पूर्ति करना, आरंभिक अनुभूतियों का प्रत्याहान, सृजनात्मक चिंताओं की अभिव्यक्ति करना और स्मृति की वृद्धि करना। तो जो हम स्वप्न देखते हैं, पहली चीज़ तो स्वप्न का संबंध सिगमंड फ्रायड के द्वारा किस मन से बताया गया है?
अचेतन मन से इन्होंने स्वप्न का संबंध स्पष्ट किया है साथियों। अब अचेतन में जो दबी हुई इच्छा होती है वो हमारे स्वप्न के रूप में बाहर निकलती है। तो ये दर्शाता है कि मनुष्य की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है उनकी पूर्ति किससे होती है? स्वप्न से। तो इच्छाओं की पूर्ति करना ही फ्रायड के अनुसार स्वप्न का उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए 11वें प्रश्न को देखेंगे। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? ये कथन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, B.F. स्किनर ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने कहा था, या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था? तो 11वें क्वेश्चन में सही आंसर का चुनाव करो। उपरोक्त कथन शिक्षा के संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया है? मनुष्य की अंतर्निहित मतलब उसके जो अंदर जो क्षमताएं हैं उनको बाहर लाना, उनको परिपूर्ण रूप से विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। उनको बाहर निकालना, उनको परिपूर्ण करना ही शिक्षा की परिभाषा होती है। तो साथियों ये कथन जो कहा गया है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण और तादात्म्यकरण। तो प्रश्न में सीधा सा क्या पूछा जा रहा है? तो कि खुद का तो अस्तित्व भुला रहा है कि मैं क्या हूँ, वो चीज़ भूल रहा है वो दूसरों को देख करके। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सफल व्यक्ति है, उसको देखकर उसके जैसा बनने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, उसके जैसे ही व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको हम तादात्म्यकरण कहेंगे। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। प्रक्षेपण में मैंने बता दिया था, एक क्वेश्चन पहले भी आया था इसका। तो प्रक्षेपण में तो भाई स्वयं की गलतियां दूसरों पर लाद दी जाती है। दमन में खुद की इच्छाओं को दमन कर लिया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है। प्रतिगमन में हम पूर्व की अवस्थाओं में लौट जाते हैं। तो विकल्प नंबर 4 ही सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे साथियों। 13वां क्वेश्चन आपके, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है और एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, मतलब कोई भी 2 विद्यार्थी है जो अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं हो सकते। ये इसका सबसे सटीक आंसर है साथियों। या योग्यताओं में एक जैसे हैं तो रुचियों में भिन्नता मिलेगी, रुचियों में भिन्नता एक समान है तो प्रतिभाओं में मतलब कहीं ना कहीं तो अंतर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं साथियों। तो प्रश्न संख्या 14 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और गत सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। अभिप्रेरित होना चाहिए वो भी आंतरिक रूप से, न कि बाह्य रूप से। साथियों, अगर हम सीखने के लिए अभिप्रेरित हैं आंतरिक रूप से, तो उससे क्या होगा? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होगा साथियों। क्योंकि रुचि कब होगी? जब हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। बाहरी रूप से अभिप्रेरित होंगे तो रुचियाँ नहीं आती है शिक्षण में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। बाकी जो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है ये गलत कथन है। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NCERT 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर और प्रेक्षण के आधार पर। तो NCERT 2005 क्या कहता है? देखो, NCERT क्रियात्मक अनुसंधान, इनमें से एक क्वेश्चन 101% आता है। एक क्वेश्चन मूल्यांकन में से साइकोलॉजी में आता है, एक क्वेश्चन आपके जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं वहाँ से आता है साथियों। तो 4-5 प्रश्न इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ये इजी प्रश्न होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं।
तो यहाँ पर मैं भी एक एक प्रश्न जरूर रखता हूँ हर एक टॉपिक में से। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो छात्र हैं उनके मूल्यांकन का तरीका लिखित मौखिक या लिखित मौखिक नहीं बल्कि प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। प्रेक्षण के आधार पर का मतलब उनका अवलोकन करके जो क्रियाएं उनके द्वारा की जा रही है, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी क्रियाएं होती है, इन चीज़ों को आप देखो, अवलोकन करो, प्रेक्षण करो और फिर उसके आधार पर ही उनका मूल्यांकन करो। तो एनसीएफ 2005 ऐसा सुझाव देता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। तो 16वां क्वेश्चन है साथियों, मूल्यांकन किया जाना चाहिए वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, शिक्षकों की उपलब्धि का ज्ञान होता है, इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये नहीं है कि भाई शिक्षकों की उपलब्धि का ज्ञान हो कि भाई शिक्षकों ने कितनी उपलब्धियां अर्जित की है, बच्चों को कैसा पढ़ाया है, ये इस चीज़ के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि भाई बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, बच्चों की उपलब्धियां, बच्चों की कमजोरियां इत्यादि सभी चीज़ें हमें पता चल जाती है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो चलिए 17वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना और इनमें से सभी। तो देखो जो क्रियात्मक अनुसंधान मतलब एक्शन रिसर्च, स्टीफन एम कोरे का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। इसका उद्देश्य साथियों नवीन ज्ञान की खोज करना नहीं होता है, बल्कि विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणालियाँ हैं उनमें सुधार करना होता है। विद्यालय से संबंधित जो समस्या है उसको हल किया जाता है, उसका निवारण किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है किस पर? ध्यान, स्मृति एवं रणनीतियों के माध्यम से जानकारी को कैसे संसाधित किया जाता है, सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक कैसे निर्मित किया जाता है, सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है, सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान शिक्षक और परिवारों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। तो जो रचनात्मक दृष्टिकोण है, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण ये किस पर बल देगा? 18वें क्वेश्चन में थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए अच्छे से और उत्तर दीजिए साथियों। उत्तर सही होना चाहिए। जिनके 25+ हुए हैं इस टेस्ट में, मतलब 25+ सही कर देते हो तो भाई आपका जो तैयारी का तरीका है वो बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए साथियों। अंतिम समय चल रहा है, मैं ऐसे प्रश्न आपके सामने नहीं ला सकता हूँ अब जो कि आप 5-5 क्वेश्चन भी राइट नहीं कर सको, 10-10 भी राइट नहीं कर सको। वो तो मैं थंबनेल पे इसलिए लिखता हूँ ताकि ये जो जरूरी चीज़ें हैं ये आप तक पहुँच जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है सीखने का सामाजिक संदर्भ है ये, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा हो सकता है, ध्यान स्मृति नहीं है इसमें। अब सामाजिक संदर्भ के बाद में अब ये सामाजिक रचनात्मक का मतलब क्या हुआ साथियों? ज्ञान का निर्माण स्वयं किया जा रहा है। तो भाई छात्रों से संबंधित चीज़ है तो ये ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है इस पर ये बल देता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां प्रश्न, आरटी 2009 में बल दिया है 6 से 18 वर्ष की शिक्षा पर, 3 से 14 वर्ष की शिक्षा पर, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा पर और 3 से 18 वर्ष की शिक्षा पर। तो आरटी 2009 कहती है मतलब किस पर बल देती है साथियों? ये 6 से लेकर के 14 वर्ष की शिक्षा पर बल देती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 19 में। कमेंट करके जाइए एनईपी 2020 किस पर बल देती है, मतलब किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक बल देती है, कमेंट करके जरूर जाइए। अगर कमेंट नहीं आए तो हालांकि मैं खुद कमेंट कर दूंगा, लेकिन आप करके जाइए, मज़ा आता है इसमें, ठीक है। विकल्प नंबर 3 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, व्यक्तित्व विकास में वाटसन ने वातावरण को आनुवंशिकता से अधिक श्रेष्ठ माना है, आनुवंशिकता को वातावरण से अधिक श्रेष्ठ माना है, दोनों का महत्व समान बताया है, ग्रंथियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो देखो वाटसन की बात की जा रही है साथियों। व्यक्तित्व के विकास में वाटसन के द्वारा यहाँ पर देखिएगा वातावरण को आनुवंशिकता से अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहूँ। तो मतलब आनुवंशिकता का कोई महत्व ही नहीं रखा इन्होंने, इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 21 को। ये देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन का निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना और सरल गणितीय समस्याएं हल करना। तो देखो, निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब होता है कार्य को करना। तो देखो, घन का निर्माण करना भी परफॉर्मेंस टेस्ट में आ जाएगा, ब्लॉक को छेद में फिट करते हैं वो भी परफॉर्मेंस टेस्ट में आ जाएगा, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ते हैं वो भी परफॉर्मेंस में आ जाएगा साथियों। लेकिन सरल गणितीय समस्या हल करना ये परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। चौथा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है वो ही निर्मितवाद उपागम है। छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है वो निर्मितवाद है। छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है से विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है, ये निर्मितवाद उपागम है। छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना को देगा वो निर्मितवाद उपागम है। तो भाई निर्मितवाद में भी ज्ञान की रचना ही की जाती है साथियों। तो रचना की जा रही है तो शिक्षक नवीन सूचना नहीं देता है। पूर्व ज्ञान में यदि कोई चीज़ उसको विरोधाभासी नजर आती है तो उसको नहीं सीखता है, गलत है, ये भी सीखता है, उसको भी दोहरा कर नहीं सीखता है बार बार, बल्कि जो नवीन सूचना उसको मिलती है उसका वो विश्लेषण करता है, उसकी व्याख्या करता है और उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? आरबी केटल, गिलफोर्ड, थ्रस्टन और स्पीयरमैन। तो साथियों, तरल मोज़ेक मॉडल की बात की जाए तो भाई स्पीयरमैन ने तो द्वितत्व या द्विकारक का सिद्धांत दिया था, थ्रस्टन ने भी ये नहीं दिया है, गिलफोर्ड ने भी नहीं दिया है, संक्रिय उत्पाद वाला है। तो तरल बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल आरबी केटल के द्वारा दिया गया है साथियों। केटल की 16 PF प्रश्नावली भी है, उसको भी अवश्य रूप से आपको याद होना चाहिए। विकल्प 1 सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार और अधिगम के दार्शनिक आधार। देखो, प्रभावी अधिगम की बात की जा रही है तो सबसे कम इम्पोर्टेंट जो रखे, सबसे कम महत्व, तो शारीरिक, अभिप्रेरणा, बौद्धिक, इन तीनों में से भी एक और विकल्प है अधिगम के दार्शनिक आधार। तो साथियों, दार्शनिक आधार को सबसे कम महत्व दिया जाता है सीखने में। विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। विकास के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि गुणात्मक होती है। तो साथियों, विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आती है, तो वहीं से आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिएगा, बात करेंगे अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि मात्रात्मक भी होती है, मापन आप इसका आसानी से कर सकते हो, जैसे कितना किलो वजन है, कितनी लंबाई है इत्यादि। लेकिन अभिवृद्धि गुणात्मक नहीं होती है, गुणात्मक तो विकास होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? आनुवांशिकी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि की बात की जा रही है। संवेगात्मक बुद्धि में हम दूसरों के भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये दूसरों की भावनाओं को समझना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित हो सकती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं साथियों। तो 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो साथियों, विकल्पों को देखते हुए फिर बताइएगा इनमें से कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होगा। अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व, इनमें कहीं ना कहीं आनुवांशिकता से ये प्रभावित होती है। लेकिन साथियों, अभिवृत्ति जो है वो तो वातावरण से पूर्णतः प्रभावित होती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 27वें क्वेश्चन में। अभिवृत्ति आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 28, छोटे बालक के सामने कोई भी वस्तु या खिलौना रखा जाता है तो बालक हाथ पैर के माध्यम से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, यह कहलाता है
रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो और इनमें से सभी। तो रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो, पकड़ना, साथियों ये जो चीज़ें होती है इनको आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हम जब किसी भी बालक के सामने कोई वस्तु या खिलौना रखते हैं, बालक उसे हाथ पैर के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करे तो उसको मोरो के नाम से जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 28वें क्वेश्चन में। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन। लेकिन वापस सभी को बता दूं कि भाई कलाम एकेडमी का जो पेपर होगा, अगर आपके पास अच्छी PDF आ जाए तो टेलीग्राम पर मैं नंबर डाल दूंगा, उस पर व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि अच्छी PDF सभी के पास नहीं होती है। ठीक है, कोशिश करना भेजने की। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब यूँ है कि भाई उसका अगर हम विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे तो नॉलेज ही बढ़ेगा ना, वो चीज़ है साथियों। क्योंकि हर कोई सॉल्यूशन तो कराएगा नहीं, सॉल्यूशन कराएगा भी तो सटीक सॉल्यूशन किसका रहेगा, फिर वो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है ना। और लगभग यूँ मानो पूर्णतः आप 99% आपको सटीक सॉल्यूशन बताया जाएगा। 99.99 0.1% में कुछ इधर उधर हो भी सकता है, क्योंकि मानव है, मशीन तो है ना, गलतियाँ तो मशीन भी कर देती है। देखो निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड और उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। इस टेस्ट में भी अगर एक भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बता देना कि हमें इस प्रश्न पे डाउट हो, तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको अगले वीडियो में, या फिर उसी वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने प्रश्न सही हुए कमेंट कीजिएगा कि इतने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि पता तो चले कि भाई स्कोर वर्तमान में रह क्या रहा है। तो सार्थक संरचना ज्ञान के लिए सार्थक संरचना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया, लगातार अभ्यास और स्मरण। अभ्यास से हो सकती है लेकिन स्मरण करना नहीं आएगा साथियों। यहाँ सामाजिक पारस्परिक जो क्रियाएं हैं ये ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाएगा। विकल्प 1 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो ये रहा आपके 30वां क्वेश्चन। इनमें से असंबद्ध है भूख, प्यास, काम, जैविकीय आधार, भूख, प्यास, अंतर्नोद, अभिप्रेरणा के मूल तत्व, आवश्यकता, परिणोद, उपलब्धि, मैस्लो के प्रेरक, जन्मजात, अभिप्रेत और अर्जित। तो देखो जो इनमें से असंबद्ध है, असंबद्ध की बात की जा रही है साथियों। तो भूख, प्यास, काम जैविकीय आधार माना जाता है तीनों को। भूख, प्यास अंतर्नोद ही है। मैस्लो के प्रेरक, जन्मजात और अर्जित दो प्रकार के, मैस्लो जन्मजात अर्जित दो प्रकार के बताए हैं। लेकिन अभिप्रेरणा के मूल तत्वों में आवश्यकता होती है, परिणोद हो सकता है, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है साथियों। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर जो 3 है ये क्या है, असंबद्ध है, इसलिए तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो ये आज का टेस्ट था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वापस याद रखना व्हाट्सअप कर सकते हो आप PDF को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल दूंगा साथियों, लेकिन कॉल मत करना प्लीज़, ओनली मैसेज, ठीक है।